हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आकाश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं निहारिका और आकाशगंगा के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ हम मंदाकिनी आकाशगंगा को भी डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसी मंदाकिनी आकाशगंगा में हम और आप रहते हैं। हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो स्थित है, ठीक है, इसी मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार इसमें तारों का जन्म होता है और फिर धीरे धीरे वह एक तारा बनता है, और तारा बनने के बाद फिर अंततः उसमें सौरमंडल का निर्माण होता है और अंत में जाकर वह ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। यानी कि ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल में किस प्रकार उसमें जाकर समाहित होगा, ब्लैक होल कैसे अपने में आत्मसात करेगा और अंततः जाकर वह पूरा सौरमंडल नष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, आए दिन आयोग किस पर ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर हम चर्चाएं करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपने निहारिका और आकाशगंगाओं के बारे में। वैसे देखा जाए भैया तो ये जो निहारिका है, निहारिका लैटिन भाषा का शब्द नेबुला से बना हुआ है। किससे भैया? निहारिका की बात की जाए, निहारिका तो ये लैटिन भाषा, लैटिन भाषा की नेबुला शब्द से बना हुआ है। कौन से? नेबुला। निको कह सकते हैं आप निहारिका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है भैया? नेबुला कहा जाता है। नेबुला का तात्पर्य हुआ कि यानी आकाश में अगर देखा जाए, आकाश में देखा जाए तो आपको कुछ धुआं सा, बादल सा, एक प्रकाश पुंज नजर आता है, उसी को कहा जाता है निहारिका। यानी कि एक प्रकार का समझ लीजिए निहारिका और आकाशगंगा दोनों एक होता है, बशर्ते ये है कि निहारिका जो है वह आकाशगंगा की प्रारंभिक अवस्था होती है, जबकि आकाशगंगा एक विकसित अवस्था है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए पूरा का पूरे सौरमंडल, सॉरी, आपके ब्रह्मांड में तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है यही किसी स्थान पर क्या होगा, संकुचित होना प्रारंभ कर देता है। मान लीजिए इस वाले स्थान पे एकत्रित होना प्रारंभ कर दिया और ये फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक संकुचित बादल का निर्माण कर लेगी। यानी कि एक प्रकार का गैस क्लाउड का निर्माण कर लेता है। किसका भैया? संकुचित बादल का निर्माण कर देगी। ठीक, और जब ये संकुचित बादल का निर्माण कर देता है तो इसी अवस्था को कहा जाता है निहारिका। क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है, यानी कि नेबुला। कुछ लोग ये कंपेयर करते होंगे कि निहारिका और आकाशगंगा दोनों सेम है। हाँ, बात सत्य है, दोनों एक ही होता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो दोनों अलग होता है। निहारिका किसी भी आकाशगंगा की प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जब आकाशगंगा का निर्माण होता है तो उस अवस्था को निहारिका कहा जाता है। और जब उसमें तारे, ग्रह, सौरमंडल सारी चीजें का निर्मित हो जाती हैं, सब कुछ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उस अवस्था को आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नेबुला और गैलेक्सी में अंतर इतना है कि गैलेक्सी जो है वह विकसित अवस्था होती है, जबकि नेबुला एक प्रारंभिक अवस्था होती है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है मेरे कबूतर, ठीक है, तो ये जो है भैया, जब किसी भी आकाशगंगा का निर्माण होता रहेगा और उसमें जो हाइड्रोजन गैस है वही क्या होगा, धीरे धीरे संकुचित होना प्रारंभ कर देगा और फिर वह उसमें एक प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। अभी बहुत ही नॉर्मल प्रकाश यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो इसी अवस्था को कहा जाएगा निहारिका। और फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, आगे चलने के बाद उसी निहारिका में क्या हो जाएगा, आकाश, यानी कि आकाशगंगा में अगर हम बात करें जो आपका निहारिका बन रहा था, ठीक, उसी में तारों का जन्म हो जाएगा। तारे बनेंगे, तारे के फिर बगल क्या होंगे,
वो सौरमंडल का निर्माण होगा, यानी ग्रहों का निर्माण होगा, और फिर धीरे धीरे यानी कि पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार ये आकाशगंगा है, इस प्रकार जब निर्मित हो जाती है तो इसी अवस्था को गैलेक्सी कहा जाता है, यानी कि आकाशगंगा कहा जाता है। यानी कि नेबुला, और हम बात करें नेबुला, ठीक है भैया, और आकाशगंगा में डिफरेंस इतना है कि आकाशगंगा की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी को नेबुला कहा जाता है, और जब पूर्ण रूप से उसमें विकास हो जाता है, उसमें तारे बन जाएंगे, सौरमंडल बन जाएंगे, और जो तारा होगा उसके चारों तरफ से ग्रह क्या कर रहेंगे, चक्कर लगाने लगेंगे, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब के सब क्या हो जाएंगे जब उस निहारिका में निर्मित हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए भैया, जब किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता, माँ की कोख में रहता है वो बच्चे 9 माह तक, तो इस अवस्था को समझ लो क्या हो गया, वह नेबुला हो गया भैया। यानी कि माँ की कोख में जब 9 माह तक रहेगा तो इस अवस्था को हम क्या कह देंगे, नेबुला कहेंगे। लेकिन फिर जो उस बच्चे का जन्म होने के बाद धीरे धीरे फिर क्या होगा, उसका वृद्धि होगा, शारीरिक वृद्धि होगा, बौद्धिक वृद्धि भी होगा, और फिर आगे चलने के बाद वह क्या करेगा, अंततः बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद भैया उसका शादी विवाह होगा। शादी विवाह होने के बाद फिर आने वाले दिन में चुन्नू मुन्नू होंगे, फिर धीरे धीरे वो चुन्नू मुन्नू क्या होंगे भैया, बड़े हो जाएंगे, और फिर वो बड़े होंगे तो वही प्रक्रिया जो उस पर लागू हुई थी वही प्रक्रिया उस चुन्नू मुन्नू पे लागू होगी, और फिर जाने के बाद उसकी भी शादी हुई, और फिर शादी होने के बाद क्या हुआ, उसके भी परिवार फैमिली बड़े भैया, उसके भी चुन्नू मुन्नू है, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक प्रकार का एक बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा, और इसी परिवार को क्या कहा जाएगा, इसी परिवार को आकाशगंगा कहा जाएगा, यानी कि गैलेक्सी कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कबूतर ये है कि जब वह बच्चा माँ की कोख में 9 माह तक रहा तो इस अवस्था को क्या कहेंगे, इस अवस्था को कहा जाता है नेबुला। और फिर जब उसका जन्म हुआ और धीरे धीरे उसकी वृद्धि हुई और फिर शादी विवाह हुआ, चुन्नू मुन्नू आया, तो ये पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। तो इस परिवार को क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा भैया गैलेक्सी कहा जाएगा। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि ये जो निहारिका है, नेबुला जो है, ये आकाश गंगा की भ्रूणा अवस्था होती है, और इसी रीजन से इसको भ्रूणा अवस्था कहा जाता है नेबुला को। ठीक है, यानी कि जो आकाश गंगा आपकी है भैया, जब एकदम प्रारंभिक स्टेज में होती है उसमें थोड़े थोड़े से बादलों का निर्माण हो रहा है, उसी में यानी कि एक धुआं सा आपको दूर से दिखने में ऐसा लगेगा कि बादल एक धुआं सा प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसी अवस्था को नेबुला कहा जाएगा, और फिर उसमें जब तारे, ग्रह, सौरमंडल सभी चीजों का निर्मित हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो कितनी आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में कितने तारे पाए जाते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा, क्योंकि प्रश्न देखा जाए तो यहीं से पूछी जाती है ना। ये तो हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए कि निहारिका और आकाश गंगा में अंतर क्या है। मतलब कभी कभी कोई विद्यार्थी है दोनों का एक ही साथ कंपेयर करते हैं, और कुछ किताबों में भी लिखा होता है जो कि ऐसा सरासर गलत है। निहारिका यानी नेबुला अलग होता है, गैलेक्सी अलग होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक, अब बात आती है कि अगर देखा जाए भैया पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, कहाँ पे, ब्रह्मांड, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो कुल कितनी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो कुल भैया 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी हैं, 100 अरब आकाश गंगा। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में टोटल अगर बात करें तो कितनी आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा। 1-2 की बात नहीं की जा रही, 100 अरब मायने रखता है, समझ गए। ये पूरे ब्रह्मांड में अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं और पूरा
ये भी नहीं पता लगाया जा सकता कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है, लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उनमें से हमें 100 अरब आकाश गंगाएं मिली हैं। ठीक है, तो कभी प्रश्न आ जाए पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं, कितनी गैलेक्सीज हैं भैया, तो 100 अरब गैलेक्सीज हैं प्रत्येक आकाश गंगा में। ठीक है, यानी कि प्रत्येक गैलेक्सी में देखा जाए भैया, ठीक है, प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। कितने? 100 अरब तारे, मतलब एक गैलेक्सी में 100 अरब स्टार पाए जाते हैं। समझ गए? सोचिए, आप कल्पना कीजिए भैया कि मतलब जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये मंदाकिनी आकाश गंगा है जिसमें हम आप रहते हैं। तो ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे हर कलर में, ठीक है, ये सब तारे वगैरह हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो होती है किसी भी आकाश गंगा जो होगी उसमें कितने 100 अरब तारे पाए जाते हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में तारे की संख्या जो होती है 100 अरब होती है। ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया। दूसरी बात अगर देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मैंने बताया ये जो 100 अरब आकाश गंगा है ना, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 3 प्रकार को देखने को आपको मिलेंगी। कितने मिलेंगे भैया? 3 प्रकार की। पहले एक होती है इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल गैलेक्सी। ठीक, इन्हें भैया अगर देखा जाए, ठीक है, तो दीर्घवृत्तीय आकाश गंगा, दीर्घवृत्तीय आकाश गंगा, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो इस प्रकार की जो आकाश गंगा है इनकी संख्या जो है वह 2/3 संख्या है। यानी कि 100 अरब आकाश गंगाओं में 2/3 कौन सी आकाश गंगा पाई जाती हैं? तो वह इलिप्टिकल आकाश गंगा पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरे में अगर बात करें तो स्पाइरल गैलेक्सी मिलते हैं देखने को आपको भैया। कौन सी? स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं सर्पिलाकार जो गैलेक्सी होती है वो आपको देखने को मिलेगी। कौन सी भैया? सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार गैलेक्सी होगी। जिस प्रकार आपको ये अपनी मंदाकिनी आकाश गंगा जो है वह सर्पिलाकार की आकाश गंगा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है, विशेष ध्यान दीजिए। और तीसरी एक होती है भैया, ठीक है, इरेगुलर गैलेक्सी। ठीक है, यानी कि अनियमित, मतलब भैया अनियमित मतलब यह कह सकती हैं कि ऐसी गैलेक्सी जिसका कोई भी आकार नहीं है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है अनियमित गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं पता होना चाहिए आपको, ये समझ में आया होगा। यानी कि आकाश गंगाओं की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में जो है 3 प्रकार की आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, इन 3 आकाश गंगाओं में से अगर देखा जाए तो एक प्रकार का इलिप्टिकल है। सबसे सर्वाधिक आकाश गंगा इसी प्रकार की पाई जाती हैं, दीर्घवृत्ताकार वाली। फिर उसके बाद स्पाइरल पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपकी मंदाकिनी आकाश गंगा है, सेम टू सेम उसी प्रकार की होती है। ठीक है, तो स्पाइरल गैलेक्सी जो है उसी प्रकार आपकी मंदाकिनी आकाश गंगा है। ठीक, और फिर उसके बाद अनियमित आकाश गंगा मिलेगा आपको, कि यानी ऐसा आकाश गंगा जिसका कोई आकार ही नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। और यदि समझ में आई है भैया, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपनी मंदाकिनी आकाश गंगा के बारे में। यानी कि उस आकाश गंगा के बारे में पढ़ने चल रहे हैं कि जो जिसमें हम और आप स्थित हैं, हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम स्थित है। ऐसी आकाश गंगा को मंदाकिनी आकाश गंगा कहा जाता है। मैंने बताया कि वो जो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं
उन 100 अरब आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा कौन सी है जिसमें हम रहते हैं, हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम स्थित है, ठीक है, सारे ग्रह स्थित हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब के सब अगर बात करें सूर्य भी उसी में स्थित है, तो ऐसी आकाश गंगा को मंदाकिनी आकाश गंगा कहा जाता है। ऐसी नहीं कि मतलब जिसमें मेरा सोलर सिस्टम स्थित है उसी आकाश गंगा को हम मंदाकिनी आकाश गंगा कहते हैं। क्यों? और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, तो सबका नामकरण करना पॉसिबल तो है नहीं, हम कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसी का नामकरण किए हैं, मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने उसी का नामकरण किए हैं जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं या मुझे वो प्रभावित कर रही है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं न कहीं उस वस्तु से हम प्रभावित हो रहे हैं, या हमारे पृथ्वी पर जो जीव निवास करते हैं, हमारी पृथ्वी जो है उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित हो रही है, तो ऐसी आकाश गंगाओं को क्या किया गया है, नामकरण किया गया है, और जिसमें हम आप रहते हैं उसी का नाम है मंदाकिनी आकाश गंगा। और हमारे मंदाकिनी आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी जो गैलेक्सी पाई जाती है वह एंड्रोमेडा गैलेक्सी पाई जाती है, ये जो सबसे नज़दीक की हमारी आकाश गंगा है, ठीक। अब आता है मंदाकिनी आकाश गंगा। तो मंदाकिनी आकाश गंगा के बारे में यदि आपसे ये प्रश्न कभी पूछता है तो आपको आंसर मंदाकिनी आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो मंदाकिनी आकाश गंगा यानी कि जिसमें हम और हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम अर्थात कह सकते हैं सूर्य, ठीक है, सूर्य के साथ साथ 8 उपग्रह, 8 उपग्रहों के साथ साथ जो जितने भी उसके उपग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये जो होती हैं जिस भी आकाश गंगा में विद्यमान है उसी को कहा जाता है मंदाकिनी आकाश गंगा कहा जाता है। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। अब अगर हम बात करें इस मंदाकिनी आकाश गंगा में, जो यानी कि अपनी मंदाकिनी आकाश गंगा है, इसमें 3 घूर्णनशील भुजा स्थित है। ये पूरा ब्लैक में आपको दिख रहा है, ये है ब्लैक होल, इसी को कहा जाता है। वैसे तो इसको बल्ज कहा जाता है, बल्ज के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है, ठीक है। ये ब्लू में जो आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा, ठीक है, ये तारे ही हैं भैया सब, ठीक है। तो ये है, इसी को कहा जाता है पहले घूर्णनशील भुजा। पहले घूर्णनशील भुजा में पुराने तारे मिलते हैं, यानी कि ऐसे तारे मिले होंगे जो सदियों पहले उसका जन्म हुआ है, लेकिन अभी क्या है वो सारे के सारे वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं। तो ऐसे तारे आपको ये पहली वाली घूर्णनशील भुजा में मिलेगा। फिर उसके बाद आता है मध्यवर्ती यानी कि दूसरी, ये जो आपको रेड में दिख रहा है, ठीक है, इसी को कहा जाता है मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा, और इसी को कहा जाता है दूसरी घूर्णनशील भुजा। वैसे अक्सर आयोग जो पूछता है मध्यवर्ती के रूप में पूछता है, प्रकार का जान लीजिए कि दूसरी इसी को कहा जाता है, ठीक। इसमें अगर हम बात करें तो इसी वाले में हम और आपका जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, सन दिख रहा है, उसके बाद अर्थ है, मून है, ठीक है, और यहाँ पे और सारे ग्रह को बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इस रीजन से केवल सन, अर्थ और मून को मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अगर बात करें जो सोलर सिस्टम हमारा स्थित है वह मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है कि मंदाकिनी आकाश गंगा में कि किस भुजा में हमारा सोलर सिस्टम स्थित है, तो सेकंड वाले यानी कि मध्यवर्ती में। फिर उसकी अगर हम बात करें तो तीसरी आती है जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, ठीक है, इस ग्रीन में अगर हम बात करें तो तीसरी वाली है, समझ गए, ग्रीन जो पॉइंट है, ठीक है, ये सब के सब तारे ही हैं, समझ गए, जो पॉइंट में है, तो इसमें है तीसरी घूर्णनशील, इसको भुजा कहा जाता है। इसमें किसी भी तारों का जन्म होता है, यानी कि जो नए तारे आपको देखने को मिलेंगे वह तीसरी वाले में ही मिलेंगे। एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि किस प्रकार तारे का जन्म होता है, फिर वह धीरे धीरे पहले गैस क्लाउड रहता है, फिर उसके बाद किस प्रकार स्टार बनेगा, स्टार बनने के बाद वह सोलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होगा, और फिर वह सुपरनोवा कैसे बनेगा, और अंततः जाकर वह ब्लैक होल में किस प्रकार समाहित हो जाएगा। पहले ब्लैक होल के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ी सी चर्चाएं की जाए, तो ब्लैक होल जो है, ये जो मंदाकिनी आकाश गंगा है उसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है।
तो उसी बल्ज के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल भैया इसके पास इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि सारी चीजों को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक समय ऐसे आएगा सबको पूरा का पूरा, जितने भी ग्रह वगैरह हैं सबको पूरा भगोट कर भैया अपने में आत्मसात कर लेगा, यानी कि अपने अंदर समाहित कर लेगा, और फिर जाकर पूरे की पूरी मंदाकिनी आकाशगंगा समाप्त हो जाएगी। मंदाकिनी आकाशगंगा की बात करें तो ये भी रोटेशन कर रही है। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है भैया, घूम रही है चारों तरफ। ठीक है, इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है मंदाकिनी आकाशगंगा। जिस प्रकार आपकी पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य क्या है, इस मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार पूरी की पूरी जो मंदाकिनी आकाशगंगा ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, अब बात आता है किसी भी तारे का जो जन्म होता है वह तीसरी घुमावशील भुजा में होता है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था, जो आपके हाइड्रोजन ब्रह्मांड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन गैस जो होगा वही धीरे धीरे संकुचित हो जाएगा और फिर वह अंततः जाकर एक बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। दूर से आपको ऐसे दिखेगा, बादल सदृश दिखेगा या गैस के रूप में दिखेगा कि गैसें क्या हो रही हैं, एक स्थान पे एकत्रित हो गई हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है, इस अवस्था को गैस क्लाउड कहा जाता है। अब ये जो गैस क्लाउड है उसमें धीरे धीरे फिर क्या होगा, वो गैसें संकुचित होती जाती रहती हैं और फिर उसका पिंड जो है, यानी कि आकार जो है भैया, वह पिंड बढ़ता जाता है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते फिर आगे चलने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे एम्ब्रियो स्टार के बारे में, यानी कि भ्रूण तारा के बारे में। फिर वह गैस क्लाउड से किस में कन्वर्ट होगा, भ्रूण तारा के रूप में कन्वर्ट होता है। मतलब अभी भी वह क्या है, एक प्रकार का बच्चा ही है। ठीक है, अभी स्टार के रूप में नहीं हुआ है, यानी कि अभी इसमें ना तो प्रकाश रिलीज करेगा ना कुछ करेगा। ठीक है, अभी केवल एक प्रकार का समझ लीजिए गैसों का पिंड बना हुआ है। फिर इसी तीसरी घुमावशील भुजा में आगे चलने के बाद जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये पहुंच गया क्या, स्टार बन गया है। ठीक है, मतलब वही जो भ्रूण तारा हुआ करता था, कभी गैस क्लाउड हुआ करता था, वही आकर अब क्या बन गया भैया, स्टार बन गया, यानी कि एक प्रकार का तारा बन गया। लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ग्रह का निर्माण नहीं हुआ है। मतलब आप यह कह सकते हैं जैसे आज सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। ठीक है, तो वो ग्रह अभी नहीं बना है, सूर्य अभी केवल यहाँ पे समझ लो बना है। जैसे अगर अपने सूर्य की बात करें तो पहले गैस क्लाउड था, फिर उसके बाद यह भ्रूण तारा बना, और भ्रूण तारा बनने के बाद फिर वह किसी तारे के रूप में कन्वर्ट हुआ, यानी स्टार के रूप में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर उसके पास वो जो 8 ग्रह आज के डेट में चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहे हैं, वो 8 ग्रह नहीं निर्मित हुए हैं। क्यों? क्योंकि तीसरी घुमावशील भुजा में 8 ग्रह नहीं निर्मित होते हैं, मतलब किसी भी ग्रह नहीं निर्मित होते हैं, वह मध्यवर्ती में होंगे। फिर आगे चलने के बाद यही स्टार ऐसे आएगा धीरे धीरे, समझिए। फिर यहाँ पे देख रहे हो, जब इस वाले मध्यवर्ती में पहुंचेगा तो यहाँ पे सोलर सिस्टम का निर्माण हो जाता है, यानी कि अब उस तारे के पास ग्रहों क्या होंगे, उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगेंगे, तो उसी को कहा जाता है सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अपना सन है। सन के बाद फिर क्या होता है भैया, सन के चारों तरफ ग्रह होंगे। यहाँ पे सब ग्रह मैंने नहीं बनाया, अर्थ बनाया, अर्थ के बाद अर्थ मून बनाया, क्योंकि अर्थ का ही एक उपग्रह है मून। ठीक है, तो यहाँ पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का निर्माण हो चुका है। ठीक, फिर आगे चलने के बाद यही जो सन होगा धीरे धीरे जब तीसरे वाले में पहुंचेगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पहुंच गया है ग्रीन में, जो आपको सुपरनोवा है। ठीक है, सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा एक तारा की अवस्था है। जब तारा का विनाश होगा तो तारे का 2 तरीके से विनाश होता है। अब तारे का विनाश जो होता है उसके द्रव्यमान पर स्थित करता है कि द्रव्यमान किस प्रकार है। ठीक है, एक चंद्रशेखर वैज्ञानिक हुआ करते थे जो आपके भारत के हैं। ठीक है, उन्होंने चंद्रशेखर सीमा दिया था, जो चंद्रशेखर सीमा की अगर हम बात करें वो 0.44 है। ठीक है, तो उस प्रकार उससे यह डिसाइड होगा कि किसी तारे का अंत कैसे होगा। एक प्रकार का एक तारा सामान्य रूप में अंत होता है और एक प्रकार का तारा सुपरनोवा से होकर गुजरता है। जब ये सुपरनोवा में आपका सूर्य कन्वर्ट होगा भैया,
तो सुपरनोवा एक ऐसी स्थिति है सूर्य की जो इसका विस्तार, पहली बात तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद इसका विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो आपका सूर्य है, सूर्य के बगल में जो बुध ग्रह है, मरकरी और विनस जो है, ये क्या होंगे, इसको निगल जाएगा, अपने अंदर आत्मसात कर लेगा। और फिर आत्मसात करने के बाद जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी जलकर ध्वस्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसके सुपरनोवा के पास बहुत ज़्यादा गर्मी यानी टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो और इसका विस्तार होने के कारण अपने में आत्मसात कर लेता है। दो ग्रह को कर लेगा, एक बुध को कर लेगा और दूसरा शुक्र को कर लेगा। अब पृथ्वी दूर थोड़ा पड़ती है, तो इस रीजन से उसकी गर्मी से, टेम्परेचर से पृथ्वी जलकर ध्वस्त हो जाएगी। फिर आगे चलने के बाद धीरे धीरे भैया ये जाकर इसी ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। मैंने बताया ब्लैक होल जो है यहीं पर सर्वाधिक तारे पूरे, अगर मंदाकिनी आकाशगंगा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तारा पाया जाता है भैया, ये ब्लैक होल के किनारे ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पास इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और डेंसिटी इस पूरे, अगर हम बात करें मंदाकिनी आकाशगंगा में, तो सर्वाधिक डेंसिटी इसी के पास होती है। डेंसिटी इतना ज़्यादा होगा और इतना ज़्यादा सघन हो गया है ब्लैक होल, ये अगर के जो सूर्य है, सूर्य को इतना उजाला करता है और यहाँ पे ले जाकर रख दो ना, तो इसका जो सूर्य का प्रकाश है इधर इस पार से उस पार नहीं जा सकता, मतलब इतना ज़्यादा सघन है। ठीक, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार हमारे सबसे पास की गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में आपने सुना होगा कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सूर्य है, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी आता है। तो आइए देखते हैं इस पर हम जो प्रश्न बनेंगे, ठीक है, कुछ इसके बारे में डिटेल में चर्चाएं करते हैं। ठीक, पहली बात तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि मंदाकिनी आकाशगंगा की, ठीक है, मंदाकिनी आकाशगंगा जो है भैया को किसी अन्य नाम से, यानी जो आपकी मंदाकिनी आकाशगंगा है उसको किन किन नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए, इसका एक नाम मंदाकिनी आकाशगंगा है और इसी को दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, दुग्ध मेखला। ठीक, और इसी को स्वर्ग की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग की गंगा। ठीक, और इसी को भैया मिल्की वे भी कहा जाता है, मिल्की वे जो है इसी को कहा जाता है। तो इन्हीं के तीन नाम देख लिए आप, चार नाम। एक मंदाकिनी आकाशगंगा, दुग्ध मेखला इसी को कहा जाएगा, इसी को स्वर्ग की गंगा कहा जाता है, इसी को मिल्की वे भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें मिल्की वे इस रीजन से कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी से इसे मंदाकिनी आकाशगंगा को किसी एक ही हिस्से के, यानी एक ही भाग को देखा जा सकता है, इस रीजन से इसको मिल्की वे कहा जाता है। और कुछ ऐसा जो वो दिखेगा भी ना, ऐसा लगेगा कि दूध की एक पट्टी बिछी हुई है। ठीक है, इसी रीजन से इसको मिल्की वे कहा जाता है। ठीक, फिर बात ये आता है कि हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में कुल कितनी घूर्णनशील भुजा हैं? तो भैया कुल 3 घूर्णनशील भुजा हैं। कितनी है भैया? 3 घूर्णनशील भुजा। ठीक, कितनी है भैया? 3 है। पहली वाली में अगर हम बात करें तो पहली घूर्णनशील भुजा जो है इसमें क्या होगा, इसमें आपको पुराने तारे मिलेंगे, पुराने तारे। तो कभी प्रश्न पूछे कि मंदाकिनी आकाशगंगा की किस घूर्णनशील भुजा में पुराने तारे देखने को मिलते हैं, तो वो आपके पहले वाले में मिलेगा। जैसे ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है, ठीक है, पहली घूर्णनशील भुजा है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें भैया, ठीक है, तो दूसरी वाली, ठीक, दूसरी की बात की जाए तो दूसरी में ही आप, यानी कि कह लीजिए दूसरी क्या, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा इसको कहा जाता है। विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि मध्यवर्ती के नाम से ही आयोग पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में अगर हम बात करें तो हमारा जो सोलर सिस्टम स्थित है, ठीक है भैया,
सोलर सिस्टम जो स्थित है इसी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मतलब हम और आप, हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल, सभी ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब के सब कहाँ पे स्थित हैं? तो मध्यवर्ती वाले में स्थित हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी वाले की बात करें, तो यानी कि जो आपको ग्रीन में दिख रहा है तीसरी वाला है, ठीक है, मध्यवर्ती है, रेड वाला है, ठीक, समझ गए, जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम स्थित है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी वगैरह मध्यवर्ती में ही स्थित है, ठीक। तो ये तीसरी वाले की अगर हम बात करें तो तीसरी वाले में भैया किसी भी नए तारे का जो जन्म होता है वो तीसरी में होता है, ठीक है। नहीं, आप कह सकते हैं नए तारों का निर्माण जो है वो कहाँ पे होगा भैया? तो तीसरी वाले में होगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में कुल कितनी घूर्णनशील भुजा है? तो 3 है, ठीक है। पहले वाले में पुरानी तारे आपको मिलेगा जो कि ब्लैक होल के पास में रहती है, पहली वाली। दूसरी वाली मध्यवर्ती जो है, जो रेड में आपको दिख रहा है, इसमें हमारा सोलर सिस्टम स्थित है, इसे ध्यान दीजिएगा। तीसरी वाले में अगर हम बात करें तो यानी कि जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, इसमें नए तारों का जो जन्म होता है वो तीसरी वाले में होता है। अब दूसरा प्रश्न पूछेगा कि भैया जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है इसका आकार किस प्रकार है? क्या भैया आकार पूछ रहा है? तो इसका आकार जो है भैया वह स्पाइरल गैलेक्सी इसको कहा जाता है, यानी स्पाइरल में है, सर्पिलाकार है भैया, गैलेक्सी, ठीक, यानी कि सर्पिलाकार हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार है, ठीक, समझिए। तो इतना समझ में आया, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है इसका विस्तार पूछता है, ठीक है। मंदाकिनी आकाशगंगा का विस्तार पूछेगा तो इसका विस्तार कितना है भैया, ठीक है। आपसे यदि विस्तार पूछ रहा है तो इसका विस्तार है कितना? 80,000 प्रकाश वर्ष। कितना है? 80,000 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर क्या है, ठीक, सबसे बड़ी समस्या हो गई, तभी तो जान पाएंगे कि 80,000 प्रकाश वर्ष कितना इसका विस्तार है, ठीक। लाइट ईयर उसको कहा जाता है, जैसे भैया कि पहली बात तो प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक, ये जो प्रकाश की भैया चाल होगी, जो गति होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है। मतलब आप कह सकते हैं प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 लाख दूरी तय करती है, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो मतलब ये प्रकाश वर्ष उसे कहा जाता है, मान लीजिए किसी स्थान से चलना, ये जो प्लेस है यहाँ से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलना प्रारंभ करे और फिर वह 1 वर्ष तक निरंतर इसी गति के अनुसार चलता रहे, तो यानी कि 1 वर्ष जहां पर वह कंप्लीट हो जाए वहीं पर वह प्रकाश रुक जाए, तो इस 1 वर्ष में जो दूरी तय की गई है उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष, समझिए। मतलब आप यह कह सकते हैं भैया कि 1 जनवरी 2024 को सुबह 7 बजे प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलना प्रारंभ किया और ये निरंतर अपनी इसी गति के अनुसार चलता रहे 1 साल तक, और अंततः अगले 1 जनवरी 2025 को, ठीक है, अपने ठीक उसी टाइम पर पहुंच जाए जिस टाइम पर वहां 24 में चला था, ठीक। तो 1 वर्ष जो हो गया, इस 1 वर्ष में वह जितनी भी दूरियां तय किया है उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। मतलब आप समझ रहे, कल्पना कीजिए 1 सेकंड में पहली बार तो 3 लाख किलोमीटर की चाल से चल रहा है, ठीक है, मतलब दूरी तय कर रहा है, और 1 साल ऐसे चलता रहेगा तो कितना, सोचिए कितना बड़ा होगा। तो ऐसे कह रहा है कि 80,000 प्रकाश वर्ष, मतलब 80,000 साल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वह चलता रहे प्रकाश, ठीक है। तो उतना इसका विस्तार है मंदाकिनी आकाशगंगा की। अब सोचिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, विस्तार हो गया, ठीक है, इसमें तारे जो पाए जाते हैं, सॉरी, वह तारों की संख्या जो है, ठीक, 100 अरब तारों की संख्या है, ठीक है। तो कभी प्रश्न आ जाए, ठीक है, कि हमारे मंदाकिनी आकाशगंगा में कुल कितने तारे हैं, तो 100 अरब तारे पाए जाते हैं।
विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आता है जो आपकी और हमारी घूर्णनशील भुजाएं थी, ठीक है, यानी इस मंदाकिनी आकाशगंगा की जो घूर्णनशील भुजाएं थी उसके बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो हमें ये तो नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि पहली और दूसरी तीसरी, इसको मैं बता ही दिया हूँ कि पहली और दूसरी तीसरी क्या है, ठीक है, कैसे निर्मित हुआ। अब इसमें हम जानते हैं कि थोड़ा सा अपने सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यानी कि हमारा जो सूर्य है, ठीक, तो सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो सौर मंडल कहाँ है हमारे मंदाकिनी आकाशगंगा में? तो एक ये है भैया मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा, ठीक, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे पास का तारा अगर आपसे कभी प्रश्न पूछेगा, सिर्फ पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो वह है भैया, ठीक है, सूर्य है। कौन सा है? सूर्य। और ये पता है आपको इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 14.96 किलोमीटर, सॉरी करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर इतना दूर स्थित है, समझिए। फिर उसके बाद आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि हमारे पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, ठीक है। तो पृथ्वी का दूसरा तारा अगर आपसे पूछेगा सबसे नजदीकी तारा, तो ये आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी दिख रहा है, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये पृथ्वी का भैया दूसरा सबसे नजदीकी तारा है, विशेष ध्यान दीजिएगा, जो कि मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में ही पाया जाता है, ये आपको दिख रहा है, ठीक। फिर उसके बाद आपसे ये पूछेगा, लेकिन अच्छा प्रश्न दो तरीके से यहाँ पे पूछता है। आपसे प्रश्न पूछेगा पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा तो सूर्य हो जाएगा, लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया। लेकिन अब आपसे प्रश्न यह पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तब आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया सौर मंडल में तो सूर्य ही है, तो सूर्य को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है प्रश्न, पैटर्न देखिए कैसे पूछ रहा है प्रश्न का, ठीक है। तो इन्हीं के पूछ रहा है सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा, मान लीजिए ए भैया, ठीक है, इस सौर मंडल पूरा है, ठीक है, इस सौर मंडल में सूर्य स्थित है, ठीक है, समझ गया, और एक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी यहाँ पे है, ठीक, समझ गए। अब ये पूछेगा और पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है, तो पृथ्वी का अगर पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया भैया? सूर्य आ जाएगा, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन दूसरा पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आएगा। लेकिन सौर मंडल का पूछ रहा है सबसे नजदीकी तारा, तो ये हो जाएगा ना, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सौर मंडल क्यों नहीं काउंट किया जाएगा? क्योंकि सौर मंडल में ही सूर्य का स्थित है, तो इस रीजन से सूर्य इसी में आ जाए, इसी सौर मंडल का ही सदस्य है, तो उसके नजदीक में है ही नहीं, क्योंकि उसी का सदस्य है, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, इसके नजदीक में पूछ रहा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी की अगर हम बात करें भैया, तो कितना दूर स्थित है, ठीक है, हमारे सौर मंडल से इसकी दूरी कितना दूर है, मतलब ये पूरा सौर मंडल है, इसके दूर में कितना है पाया, तो इसकी जो दूरी है भैया वह 4.2 प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष, मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ अभी मैंने बताया कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूर, कितने किलोमीटर के बराबर होता है, उसकी दूरी कितनी होती है, तो वही जो है भैया, ठीक है। तो यानी कि हमारे सौर मंडल से ये आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है उसकी दूरी कितनी है, तो 4.2 प्रकाश वर्ष है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सीरियस या डॉग स्टार दिख रहा है, ठीक है। सीरियस या डॉग स्टार भैया ये एक प्रकार का तारा ही है,
जो कि ये भी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में मिलता है। ठीक, तो अगर देखा जाए भैया तो ये सौर मंडल का दूसरा सबसे नजदीकी तारा है। कौन भैया? सौर मंडल का दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे नजदीकी तारा आपसे पूछेगा किसकी कॉल आ रही है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे नजदीकी तारा भैया कौन सा है? सीरियस या डॉग स्टार है। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी कि भैया डॉग स्टार जो है वह सौरमंडल का दूसरा सबसे नजदीकी तारा है। ठीक, तो ये ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। यानी कि पहला सौरमंडल का पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, दूसरा अगर हम पूछ रहा है तो वह डॉग स्टार हो जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी से आपसे पूछेगा, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा तो वह सूर्य हो जाएगा, उसके बाद दूसरा जो आता है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी आएगा, और तीसरा जो आएगा वह डॉग स्टार आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए भैया तो ये आपको दिख रहा होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की सबसे ये पास की गैलेक्सी है। मैंने बताया अभी पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ठीक है, तो उस 100 अरब गैलेक्सियां कोई इधर भी होगी, इधर भी होगी, यहीं पर भी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसके पास में सबसे एक कौन सी गैलेक्सी है? तो उसके पास में भैया एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। इसी को देवयानी आकाशगंगा भी कहा जाता है। ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। तो देवयानी आकाशगंगा कहा जाता है, यानी कि अगर हम बात करें तो मंदाकिनी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा आकाशगंगा की मध्य की दूरी जो है वह आपसे पूछेगा। ठीक है, तो वो भैया कितना है? तो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कितना? 22 लाख। अब सोचिए कि मतलब कि कितना नजदीक है, मतलब इतना भी नजदीक है भैया कि ये हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा और ये देवयानी आकाशगंगा की मध्य की दूरी जो है वह मापी जाए तो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कितना भैया? ठीक है, मंदाकिनी एवं एंड्रोमेडा आकाशगंगा की मध्य की दूरी आपसे पूछ रहा है तो कितना है? 22 लाख प्रकाश वर्ष। ठीक, कितना हो गया भैया? 22 लाख प्रकाश वर्ष हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मेरे मित्र, ठीक, दूसरा प्रश्न यह पूछेगा, सब प्रश्न भैया कि पृथ्वी से सबसे दूर की अगर देखा जाए कोई वस्तु जो दिखाई देती है हमें, ठीक है, वह एंड्रोमेडा है। समझिए, एंड्रोमेडा एक ऐसी गैलेक्सी है जो आपको भैया, ठीक है, इस पृथ्वी पर से आप देखेंगे तो नग्न आंखों से सबसे दूर की वस्तु कोई अगर दिखाई दे रही है तो वह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कभी आ जाए कि पृथ्वी पर से सबसे दूर की वस्तु कौन सी दिखाई हमें देती है, तो वह एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब सोचिए कि यहाँ से लेकर यहाँ की मध्य की दूरी 22 लाख प्रकाश वर्ष है और आप यहाँ पे हो। ठीक है, तो यहाँ से इतनी दूर कैसे, कितना होगा? 80,000 लगभग, तो यही प्रकाश वर्ष हो गया है। ठीक है, उसके बाद 22 लाख है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप खड़े होकर अगर कोई वस्तु सबसे दूर में देख सकते हो अपनी नग्न आंखों से तो वह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक, समझिए, तो विशेष ध्यान दीजिए ये। और एक चीज इसमें और बता देते हैं, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य एक क्या कर रहा है, अपने पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ लेकर इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज भैया ये जो चक्कर लगा रहा है कितने किलोमीटर इसकी स्पीड है, तो भैया ये क्या करता है 250 किलोमीटर
प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या कर रहा है, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र या प्रकार कह लीजिए ब्लैक होल का क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और इसको एक परिक्रमा कंप्लीट करने में जो समय लगता है, ठीक है, वह 25 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष। तो कभी प्रश्न आ जाए एक ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मॉस ईयर में कुल कितने वर्ष होते हैं, तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ठीक है, होते हैं भैया। तो यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि सूर्य अब अपने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के साथ यहाँ से घूमना प्रारंभ करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इस प्रकार अपने पुनः उसी स्थान पे आता है। तो इसको जो समय लगता है, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अब इसे ध्यान दीजिएगा, स्पीड कितनी है इसकी, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो उसी को कहा जाता है भैया, जब एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है उसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। तो आशा करते हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ से आपको मिलते हैं, ठीक है, आए दिन एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक चीज डॉग स्टार के बारे में और जान लीजिए। डॉग स्टार अगर बात करें तो रात में सबसे दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है डॉग स्टार है, सीरियस, ठीक है, समझ गए। और एक चीज जाते जाते बता रहा हूँ भैया, जान लीजिए कि दिसंबर 2015 में अगर देखा जाए तो एक ऐसी इंसिडेंट देखा गया है, समझ गए, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा का मानना है कि एक ब्लैक होल जो था, ब्लैक होल उसके पास में एक तारा गया और उस तारे को निगल कर क्या कर लिया, अपने अंदर निगल लिया, और निगलने के बाद कुछ मलबा जो उसका है बाहर की तरफ फेंक दिया। मतलब उस तारे को पहले निगला और उसके बाद एकदम भैया पीस डाला अपने में, ठीक है, आत्मसात कर लिया, और कुछ मलबा को अपने अंदर निगल लिया और कुछ को क्या किया, बाहर फेंक दिया, ठीक, समझ गए। तो अगर हम बात करें जो आपका सोलर सिस्टम है इस प्रकार जाएगा, और जाने के बाद फिर क्या होगा, आपका ये जो सूर्य है पहले जब सुपरनोवा में बनेगा, तो सुपरनोवा बनने के बाद यहीं पर बुध और शुक्र इसमें अपने आप पे आत्मसात कर लेगा और पृथ्वी जलकर ध्वस्त हो जाएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे भैया जाकर इसी में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आप अपनी और हमारे आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक है, और आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ईश्वर से, ठीक है। तो जहाँ रहें अच्छे रहें, पढ़ते रहिए, तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।